नमस्कार। आज हमारे साथ प्रख्यात उद्यमी और यूकेडी के वरिष्ठ नेता मोहन कालाजी छुईवाद प्रोग्राम में हैं। कालाजी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तरजन का, उत्तरजन टीवी का और अच्छी बात जो प्रोग्राम है उसके लिए धन्यवाद। कालाजी, बजट आया है और मेरा ये कहना है कि बजट को लेकर उत्तराखंड को क्या उम्मीदें थी और क्या मिला है? देखिए, जहाँ तक केंद्रीय बजट का सवाल है, उत्तराखंड के लिए विशेष कुछ भी नहीं है। निराशा लगी है देखा जाए, और उम्मीद जो अभी है लोगों की, और लोग जानना चाहते हैं कि जब उत्तराखंड का जब बजट आएगा, राज्य का बजट आएगा, तो उसमें क्या कुछ लोगों के लिए आता है वो महत्वपूर्ण है। केंद्र का बजट था, निराशा लगी है। अभी तक जितने भी उत्तराखंड के राज्य के जो जितने भी बजट आए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो निराशा ही लगी है। लेकिन इस साल क्योंकि इलेक्शन का बजट होगा, कैसा आता है वो देखने लायक। जो हमारी ग्रीन बोनस की बात थी, तो ग्रीन बोनस पे भी निराशा मिली है। तो क्या आपको लगता है कि हिमालय राज्य होने से हम लोगों को ग्रीन बोनस के हकदार हैं हम लोग? बिल्कुल मिलना चाहिए, और ग्रीन बोनस की वजह से हमारे उत्तराखंड को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जी। जो हमें आज की तारीख में जंगल से लकड़ी नहीं काटने दी जा रही है, जी। और जो हमें मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए उत्तराखंड सरकार को, जी। उत्तराखंड राज्य को, उत्तराखंड के लोगों को, वो नहीं मिल पा रहा है। हमें जो आज की तारीख में गैस के लिए, जो गैस सिलेंडर के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं, हमें उसको भुगतान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा पैसा हमारे पास राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मिलना चाहिए, विश्व बैंक से मिलना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ये जो चीजें मिलनी चाहिए हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे कि हमको अगर जो लकड़ी नहीं काट रहे हैं, और जब हम राज्य को और पूरे भारत को और विश्व को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसका जो बोनस हमें मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में देखो, ब्राजील को देखिए, ब्राजील आज सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड को देता है, दुनिया को देता है, उसको बोनस दिया जा रहा है। हमको भी मिलना चाहिए, उत्तराखंड को मिलना चाहिए, और जो बोनस मिले वो इस रूप में मिले जिससे कि हमारे लोगों को उसका फायदा हो। फायदा ये हो कि जो हमारे पास गैस सिलेंडर जो हमको जो भुगतान करना पड़ रहा है, हमें भुगतान ना करना पड़े। तो ये फर्ज बनता है हमारे केंद्र सरकार का, उत्तराखंड को एक गिफ्ट मिलना चाहिए, बहुत बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। ये गिफ्ट मिलना चाहिए हमारे लोगों को, हमारे उत्तराखंड को, जो नहीं मिला। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत सारा बजट बढ़ाया गया है, तो क्या आपको लगता है कि इसका कुछ हिस्सा पहाड़ों के लिए काम भी आएगा? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट पहले से ही काफी आता है, लेकिन उसका लाभ कितना उत्तराखंड को मिला है, उत्तराखंड के पहाड़ों को मिला है, सबको पता है। दुनिया भर की सुविधाएं दिखाई जाती हैं। जहां तक पेपर का सवाल है, आप जितने भी अस्पताल हैं हमारे उत्तराखंड में, सरकारी अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी हमारे अस्पताल हैं उत्तराखंड में, पहाड़ों में, उनकी स्थिति देखिए इतनी दयनीय है कि छोटा छोटा सा काम भी हमें बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है, और वहाँ पे भी इलाज नहीं होता है। मैं उदाहरण के तौर में, क्योंकि मैं श्रीनगर विधानसभा से हूँ, श्रीनगर विधानसभा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं छोटे मोटे, वहाँ कोई एक्सरे का वो नहीं है, एक्सरे तक की सुविधाएं नहीं है। बाकी आप तो छोड़िए कुछ भी करना हो, किसी की हड्डी टूट जाए तो उसको पौड़ी भेज दिया जाता है, और पौड़ी के बाद में श्रीनगर भेज दिया जाता है, और थोड़ा मेजर काम हो तो वहाँ से श्रीनगर बेस हॉस्पिटल से भी, स्कोट बेस हॉस्पिटल से भी उसको देहरादून भेज दिया जाता है। ये स्थिति हमारे पहाड़ों की अस्पतालों की है। मैं तो बोला, जो पैसा है कम से कम उसका तो इस्तेमाल ठीक तरह से हो। दवाइयों के लिए कहते हैं कि सरकार बहुत सारा पैसा दे रही है दवाइयों के लिए, तो आज की तारीख में भी सारी दुकानें खुली हुई हैं आसपास के हॉस्पिटल में, वहां से दवाई का पैसों से लेनी पड़ती है। तो सुविधाएं उसके मतलब जहां तक स्वास्थ्य की सेवाओं का सवाल है कि सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन जा कहां रहा है, वैसे ये तो उनकी बात है। जहां तक स्टाफ का सवाल है, स्टाफ की स्थिति भी दयनीय है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्सेस नहीं है। तो स्कीमें तो खुल गई, स्कीमें तो बहुत सारी आगे चलेगी, लेकिन उनका ठीक तरह से इस्तेमाल होता नहीं है, और सुविधाएं लोगों तक पहुंचती नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। मतलब कोरोना काल के दौरान भी जो बजट मिला, और कोरोना काल में ये कहा गया कि बहुत सारे संसाधन जुटे हैं, स्टाफ जुटा है,
तो उसकी हकीकत क्या है? कोरोना काल में तो जहां तक बताया गया कि हर प्रधान को 10,000 रुपये दिया जाएगा, प्रधानों को पूछा गया, प्रधानों ने बोला जी हमारे पास तो एक पैसा नहीं आया। प्रधानों ने अपनी जेब से जो है खर्चा किया, लोगों को जो भी थोड़ा बहुत दिया होगा उसका भी पैसा उनको मिला नहीं है। जहां तक कोरोना काल के सवाल है, कोरोना काल में तो सरकार पूरी फेलवर रही है। जहां तक उत्तराखंड सरकार का सवाल है, बुरी तरह से फेल रही है। कुछ इस तरह से कुछ स्पेशल किया नहीं गया सरकार के द्वारा। ठीक है, अभी कोरोना काल का जो अभी दवाइयां जो चल रही है कोविड-19 की वजह से जो बीमारी आई है कोरोना की, उसमें केंद्र सरकार काम कर रही है। हम केंद्र सरकार को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड सरकार को ब्लेम, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड में ज्यादा ध्यान रखना चाहता हूँ, उसके हित की सोच रहा हूँ मैं। जहां तक यहाँ का सवाल है, यहाँ इस तरह से ऐसा कुछ नहीं किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। बड़ा दुर्भाग्य रहा है हमारा कि जो सरकार 4 सालों से जो सरकार चली आ रही है उसका कार्यकाल में लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं और बड़े तकलीफ है लोगों को। उससे पहले भी कांग्रेस रही है, कांग्रेस का भी ये हाल रहा है, वो सब तो सबको पता है। कांग्रेस तो गर्दिश में गई है, लेकिन जो उम्मीद थी लोगों को केंद्र सरकार से, जब प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में आए थे, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार आ गई है और डबल इंजन की सरकार की रफ्तार से पहाड़ों में जो है जो विकास होगा, हर तरह से सुविधाएं मिलेगी, उस तरह से पूरी निराशा अभी तक मिली है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो 3.5 लाख प्रवासी वापस लौटे थे गांव में कोरोना लॉकडाउन के टाइम में, तो क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई, दूसरे पलायन आयोग ने कई सुझाव दिए, उनके जो वित्त सलाहकार हैं बड़ाई जी, इंदुधर बड़ाई, उन्होंने भी सलाह दिए थे कि नीतियाँ बने, तो लेकिन पलायन तो वापस होने लगा है। गांव से लोग क्यों लौट रहे हैं फिर प्रवासी? जो मेरे पास आंकड़े आए हैं, उत्तराखंड के करीब 6 लाख लोग उत्तराखंडी प्रवासी उत्तराखंड से बाहर से अपने गांव में आए जी। क्योंकि काली ऐसा था, बहुत बड़ी महामारी के समय में करीब 6 लाख लोग वापस घर आए। और मेरे को ये भी जानकारी थी कि भाई सरकार उनके लिए कुछ करना चाहती है, स्वरोजगार देना चाहती है, उनके लिए उद्योग के लिए पैसा देना चाहती है, गाय भैंस बकरी के लिए देना चाहती है, या अन्य चीज के लिए देना चाहती है, दुकान के लिए चाहती है, अन्य चीजों के लिए देना चाहती है। स्कीम तो जैसे मैंने पहले कहा, स्कीम तो बहुत आती है, बहुत सारी स्कीम पेपर में आ गई, पेपर में ही निकल गई। मैंने जब मेरे बहुत सारे करीब 100 एप्लीकेशन मैंने भी अपनी तरफ से कुछ लोगों की लिए के अप्लाई किए थे, जिनको था कि स्वरोजगार में इनको कुछ इनका हित हो जाए, इनको पैसा मिल जाए, तो ये लोग वापस जो है शहरों में न जाके यहीं कुछ उद्योग कर लें, यहीं कुछ काम धंधा कर लें, यहीं स्वरोजगार कर लें। ये उम्मीदें थी, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं मिला। सुनने में बाद में आया है कि पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, कुल 330 करोड़ रुपए कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। इस तरह से स्कीमें आई होंगी तो पेपर में आई, पेपर में निकल गई। जहां तक पब्लिक का सवाल है, जनता का सवाल है, एक आध को छोड़ के जो इनके कार्यकर्ता हों या इनके जो कोई ठेकेदार हों, उन्हीं को फायदा मिला होगा, बाकी किसी को फायदा अभी तक नहीं मिला है। ये स्थिति रही है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारी रही है, जो कि बहुत ही गलत हुआ है जिस तरह से। खाला जी, आपने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मदद की है उत्तराखंड के, कैसा अनुभव रहा उस दौरान? बड़ा अच्छा अनुभव रहा और दर्दनाक भी था, और मुझे खुशी भी है कि मैं कुछ काम आ सका अपने लोगों के। और जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अलग था। मैं व्याख्यान नहीं कर सकता उस बात को भी, किस तरह से हमने काम किया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे साथ में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों ने मदद की। 12-12, 1 बजे रात तक उठे रहे, सुबह 6-7 बजे काम पे लग जाते थे। तमाम जो भी उनको सुविधाएं हमारी तरफ से देनी चाहिए थी, राशन पानी जिस तरह से हम घर तक हमने पहुंचाया, गांव तक पहुंचाया, उन लोगों तक पहुंचाया, उनके कमरों तक पहुंचाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम मैं उन लोगों के दुख दर्द में शामिल हो सका उस समय। तो मैंने समय किया उस चीज़ को किया। अब तो चीज़ पुरानी हो चुकी है, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि जो आपने एम्बुलेंस करके और उनको, तो लोग अप्रिशिएट तो उसे करते ही हैं कि आप लोगों ने, मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार लोगों तक तो राशन ही पहुंचाई ना। 25,000 लोगों को तो राशन पहुंचाई है और 2200 लोगों को जो है घर पहुंचाया है। और एम्बुलेंस बॉम्बे से जो एम्बुलेंस कपरोली गांव करीब
2200 किलोमीटर एक तरफ बनता, करीब 4400 किलोमीटर जो है जी। मतलब बस एम्बुलेंस चली है। पहली बार एक इतिहास हुआ है कि कोई मुंबई से कोई गांव की तरफ इतनी दूर कोई बस मतलब एम्बुलेंस गई हो, उस तरह से किया गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस समय जो कोरोना काल में मई के महीने में, वो भी जी। पहले हफ्ते में जी। जो एक घटना घटी थी, जब हमने उस लड़के को, यंग लड़के को 20-21 साल का कपड़ों से का लड़का था, उसको जब हमने भेजा था, जी। तो उस समय हर कोई कहीं भी अस्पताल में या किसी के घर में जाने से डरता था। बिल्कुल। उस अस्पताल में जहां से मैंने इसको भेजा था, 700-800 पेशेंट जो है कोरोना के थे। मैं वहां खुद गया, 3 बार गया, और रात को 1-1:30 बजे रात को हमने इस लड़के को रवाना किया वहां से। तो ये समझो कि कुदरत का करिश्मा ही है कि लड़का घर ठीक ठाक आ गया, और मैं भी ठीक ठाक रहा। नहीं तो उस समय इतनी सारी बीमारियां फैल रही थी कि हर कोई के जब घर से बाहर निकल गया, कोई अस्पताल चला गया, तो इसके मतलब उसको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसमें एक्सपीरियंस था, और ये था, एक जुनून था कि चलो हमको कुछ करना है, उत्तराखंड के लिए करना है, उत्तराखंड के भाइयों के लिए कुछ करना है। कर रहे थे, करेंगे भी, आगे भी करेंगे। ये तो मेरा पहले से नारा रहा है कि भाई कोई भी उत्तराखंडी हमारा भाई भूखा नहीं सोएगा, और मेरा अभी भी मेरा ये नारा है, और मेरा ये कहना है कि जो भी उत्तराखंडी भाई जो हमारा उत्तराखंड से बाहर का हो, उसको कोई भी खाने पीने में परेशानी होती है, तो मोहन काला उसके साथ में, मोहन काला फाउंडेशन के साथ में। काला जी, ये कहा जाता है कि मुंबई माया नगरी है। आप मुंबई गए, वहाँ आपने नाम कमाया, वहाँ बिजनेस किया, है ना, उद्यमी बने। आखिर वो क्या वो माटी से लगाव था कि आप वापस पहाड़ों की ओर आ गए? देखिए, माया नगरी तो मुंबई है ही। मुंबई में अगर जो आदमी का काम करने का अगर जो उसका तरीका हो, कुछ काम करना चाहता हो, जी। एक फोकस हो, लगन हो, उसमें मेहनत करने की लगन हो, और ठीक तरह से काम करना चाहे, तो वहाँ पैसे की कमी नहीं है। जी। माया नगरी है, बहुत बड़ा दिल है मुंबई का, अपने हाथ में लेती है, अपनी गोदी में रखती है, और उस बच्चे को लालन पालन करके उसको बहुत बड़ा इंसान बना देती है। ये महानगरी का, मुंबई का एक मैं उसका उदाहरण रहा हूँ उसके लिए। लेकिन मेरा बचपन तो मेरा पहाड़ों में बीता है। जी। बचपन में मैं 10 से 12 किलोमीटर रोज चला करता था, पहाड़ 12वीं तक मैंने पढ़ाई की। श्रीनगर से सुमाड़ी रोज मेरा आना जाना रहता था। भूख, तीस, प्यास क्या होती है, उससे मुझे बचपन का पूरी यादें हैं, मेरे ध्यान में थी, मेरे जहन में थी, और मैं लगातार उस बात को याद करता रहता था। और जब ऊपर वाली ने मेहरबानी करके काफ़ी कुछ मुझे दिया है उस माँ जगदम्बा माँ गौरा ने, तो मैंने 12वीं के बाद में यहाँ देहरादून से मैंने BA MA करने के बाद जब CA मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने मुंबई से की थी। मैं पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट था पूरा उत्तराखंड का उस समय, जो मैंने CA पहले किया था, पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट था उस समय। बहुत बड़ी बात थी। एक IS लेवल के बराबर की उसमें डिग्री मानी जाती थी उसमें। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। प्रैक्टिस सुनने के बाद अपना इंडस्ट्री शुरू की। इंडस्ट्री में सब सफलताएं जो है ऊपर वाली की मेहरबानी से मिलती चलेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा पहाड़ के प्रति प्यार प्रेम हमेशा रहा है, क्योंकि बचपन मेरा जो है गांव में बीता है, और ऊपर वाली की मेहरबानी से, मातृभूमि की कृपा से, मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों की जो हमारे उनकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मेरा एक कर्तव्य बनता था कि मैं कुछ उत्तराखंड के लिए कुछ करूँ, कुछ नया कुछ करूँ। ये मेरे दिल में थी, क्योंकि यहाँ कुछ हुआ नहीं है। ये 20-22 साल भी निकल गए, लेकिन कुछ भी वहाँ यहाँ पे नहीं हुआ। ये मेरे में पीड़ा है, अभी भी पीड़ा है कि यहाँ के लिए कुछ करूँ मैं। इसलिए मुंबई के ऐसो आराम की ज़िंदगी जो कि इस उम्र में होनी चाहिए थी, मैंने छोड़ के उत्तराखंड के लिए मैं कुछ नया कुछ करना चाहता हूँ। लालसा मेरी अच्छी है, और जो उत्तराखंड भाई बहनों का अगर जो प्यार मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं पक्का करूँगा। 100 से ज़्यादा उद्योग मैंने लगाए हैं। महाराष्ट्र में लगाए हैं, गुजरात में लगाए हैं, 4-5 मैंने अगर जो यहाँ देहरादून में भी लगाए हैं। तो यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। संपन्नता बहुत भरपूर पड़ी हुई है। इसी को देख करके प्राकृतिक संपदा भरपूर पड़ी है। अच्छे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे पास लोग हैं, बड़े बेशकीमती लोग हैं, इनकी मदद से बहुत कुछ किया जा सकता है। और जो ये इनके सभी आशीर्वाद देंगे तो बहुत कुछ काम करेंगे, ये मेरा वादा है लोगों से। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि जहाँ मतलब आप इतने समृद्ध और प्रमुख लोगों में गिने जाते हैं, तो आपने भी UKD ही क्यों चुना? देखिए,
जहां तक दो नेशनल पार्टी का सवाल है, राष्ट्रीय पार्टी का सवाल है, भाजपा और कांग्रेस, दुर्भाग्य से इन दोनों पार्टियों ने विगत 20 सालों से ज्यादा हो गए हैं, जी कुछ नहीं किया है। कुछ किया होता इन पार्टियों ने तो कम से कम 10 साल लगातार राज तो करती। जी 5 साल एक ने राज किया, 5 साल एक ने राज किया। ये अदला बदली का, ये बारी का बारी सिस्टम इनका हमेशा चला आया, क्योंकि दोनों पार्टियों ने कुछ काम नहीं किया। जहां तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, वहां कुछ खामियां रही भी सकती, हो भी सकती हैं, लेकिन इतना बड़ा लोगों ने जो उनको विश्वास नहीं पैदा किया, वो भी एक गलती थी। एक क्षेत्रीय पार्टी थी, इसके ऊपर भी विश्वास करना चाहिए था। इसको भी कम से कम जो 4 सीटें दी थी, उनका एक बार उनको राज्य का राज करने दिया होता, उनको भी राज करने मौका चाहते हैं, एक मौका। 4 सीटें होकर के आप बोलो कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये भी एक मैं नहीं मानता। आप 70 में से 4 सीट तो उनको देते हैं, बोलते हो इन्होंने कुछ किया नहीं है। एक बार उनको मौका तो दो। एक मौका दिया होता तो ये स्थिति नहीं बनती थी। शायद हो सकता है ये बेहतर करते उनसे। राज तो मुख्यमंत्री उनके रहे, सारे के सारे मंत्री सत्र उनके रहे, तो अगर तो आप 4 सीटें आपने शुरू में दे भी दी थी तो उसमें वो क्या कर सकते थे। लेकिन अभी मौका है। अब उन लोगों ने देख लिया है कि दोनों पार्टियां काम नहीं कर रही है, इसलिए तीसरी पार्टी ने हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। सर्वे में दिखाया गया है कि 2/3 मेजोरिटी के लोग, उत्तराखंड के लोग, इन दोनों पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों को, के भाजपा और कांग्रेस को नहीं चाहते हैं। उसका फायदा उठाने के लिए तीसरी पार्टी आ गई, राष्ट्रीय पार्टी आ गई। उसने देखा ये 2/3 मेजोरिटी वाले लोग तो इनको पसंद नहीं कर रहे, चलो मैं ही हाथ धो लूं, मैं ही जब बहती गंगे में हाथ धो लेता हूं, मैं ही इसका फायदा उठा लेता हूं। ये भी कुछ नहीं करेगी, ये भी पक्का है। ये तीनों पार्टियां कुछ नहीं करने वाली, केवल क्षेत्र ही पार्टी इसका यहाँ की व्यवस्था को ठीक कर सकती है, यहाँ का विकास कर सकती है, उत्तराखंड का विकास कर सकती है, केवल क्षेत्रीय पार्टियां। और उन क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे बेहतर मुझे लगी उत्तराखंड क्रांति दल, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने ही राज्य को दिया है, राज्य को बनाया है, और राज्य के बारे में सोचने वाली केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही है। यही सोचकर मैं उत्तराखंड क्रांति दल के साथ में जुड़ा हूं, और मेरा मानना है और मैं विश्वास भी है मेरा कि उत्तराखंड क्रांति दल 2022 में इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी कि जिसके माध्यम से सरकार उत्तराखंड क्रांति दल की ही होगी। एक पहाड़ को लेकर, जो पर्वतीय जिले हैं उनको लेकर कोई कुछ विजन और कुछ रणनीति बनाई है क्या आपने, कि कैसे मतलब जनता को, जो पिछले 20 साल से यूकेडी नहीं कर पाई है, तो अब नेक्स्ट वो अब कोई विजन या रणनीति की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस तैयार की है कि कैसे लोगों को कहें कि नहीं अब राष्ट्रीय पार्टी बहुत हो गई है, अब यूकेडी को मौका दो। देखिए, जहां तक प्राकृतिक संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज है जी, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास भरपूर पड़े हुए हैं, और कई दशकों से नहीं, वर्षों से, 100 वर्षों से नहीं, हजारों वर्षों से हमारे पास पड़े हैं। गंगा जमुना लाखों वर्षों से हमारे पास पड़ी है, उसका अभी तक हमने ठीक तरह से दोहन नहीं किया है जो हमने करना चाहिए। नदियां भरपूर पड़ी हैं, पानी भरपूर पड़ा है, बिजली हमारे पास दुनिया भर के, हमारा ऊर्जा प्रदेश, उसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया इन्होंने, 10% भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। ऊर्जा प्रदेश तो रहा ही नहीं बोलते हैं, कहने के लिए मैं बता रहा, जब पेपर स्कीम बहुत सारी निकालती सरकारें, ये दोनों सरकारों ने, भाजपा और कांग्रेस ने यही किया है, पेपर में खूब छापने लगे, कुछ किया नहीं। कहने का मतलब हमारे पास प्राकृतिक संपदा में जहां तक पानी का सवाल है, भरपूर पड़ा है। हमारे पास में 4 धाम पड़े हुए हैं, 5 धाम पड़े हुए हैं हमारे पास में। कहने का मतलब यह है मेरा कि भाई, अगर जो देखा जाए तो हम पर्यटन की दृष्टि में नंबर 1 बन सकते हैं पूरे भारत देश में। उसका ठीक तरह से हमने इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल, जड़ी बूटियां हमारे पास इतनी पड़ी हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हरिद्वार में बैठे हुए हैं, उन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 हजार करोड़ का धंधा कर लिया उन्होंने। बिल्कुल, हमारे यहाँ देखो पहाड़ों में एक भी नहीं है जड़ी बूटियों का, कुछ भी सौ नहीं है। उन्हीं जड़ी बूटियों का दोहन करके हम वहां भी छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, जहां पे कहीं पे 50 लोग रहेंगे कि 100, ऐसे कई 100 यूनिटें हमारी जड़ी बूटियों की पहाड़ों में लग सकती हैं, जिसमें कई हजारों लोगों को वहीं रोजगार मिल सकता है, लाख भी मिल सकता है। हमारे यहाँ मिनरल वाटर, पानी, ये जो है सब हमारे भारत, भले ही नेताओं की हमेशा कहनी रही है कि पहाड़ का पानी और जवानी हम बर्बाद नहीं होने देंगे।
रोज ये पानी जो है हमारा झरनों का पानी, जड़ी बूटियों का पानी नदी में मिलकर के जो है गंदा होता चला जा रहा है, हरिद्वार से आगे गंदा होता चला जा रहा है। कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है, जो कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए का पानी हमारा ऐसे बह रहा है। नेचुरल पानी है, हर्बल्स का पानी, हर्ब का पानी है, उसके माध्यम से हम मिनरल वाटर बना करके उसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, हजारों लोगों को जो है रोजगार से दे सकते हैं। सरकार बैठी हुई हाथ पे हाथ लगा के कुछ भी कोई ध्यान नहीं है। साथ में हमारे पास दुनिया भर के हमारे फल फूल पड़े हुए हैं, वो हमारे फल और फूल सड़ जाते हैं, किसी को 1 रुपए की आमदनी होती नहीं है, और ना उससे अचार मुरब्बा बनता है, ना उससे कुछ जूस निकलता है, ना कुछ होता है, कुछ नहीं करती सरकार। इनके माध्यम से हम हमारे लोगों को वही पहाड़ों में भरपूर रोजगार दे सकते हैं, भरपूर यही इंडस्ट्री लग सकती है, यही रोजगार मिल सकता है। कहीं भी हमारे पहाड़ी भाई को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हिमाचल ने प्रगति की है, उससे बेहतर प्रगति हम उत्तराखंड में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संपदा हिमाचल से भी ज्यादा भरपूर पड़ी है। ये तो है हमारे पास में प्राकृतिक संपदा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके अलावा दूसरे रिसोर्सेज हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव। हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, हृष्ट पुष्ट लोग हैं, इसीलिए हमारे पास 2 रेजिमेंट है, कुमाऊं और गढ़वाल, सब कुछ हमारे पास में उनके माध्यम से हम ये सबको सदुपयोग कर सकते हैं, जो कि अभी तक सरकारों ने कुछ नहीं, क्योंकि इनकी रणनीति नहीं है, बनाने को कुछ वो नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते वहां के लिए। पहाड़ को उन्होंने उत्तराखंड बना था कि सोच करके भी हम पहाड़ के लोगों का कुछ हित करेंगे, कुछ भला करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। सारा का सारा आज की तारीख में देखिए, सब जो भी है थोड़ा बहुत मैदानी इलाकों में है, पहाड़ को ये लोग भूल चुके हैं। ये बड़ा बहुत दुर्भाग्य, ये पीड़ा मेरे मन में है, और ये लेकर के मैं पहाड़ी हूं, भले ही मैं कहीं पे रहूं, कहीं पे भी पहाड़ी हो। हर कोई चाहता है कि पहाड़ में कुछ हो, उनके गांव में कुछ हो। कोई नहीं चाहता कि हमारा गांव बंजर रहे, हमारी जो है खेत जो है बंजर है, कोई नहीं चाहता, कहीं पे बैठा, हर कोई अपने पहाड़ के बारे में। मैं भी बाहर रहा हूं, लेकिन मेरा हित हमेशा पहाड़ के प्रति रहा है, उत्तराखंड के प्रति रहा है। मैं चाहता हूं उत्तराखंड का नाम न केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इसका नाम हो, और हो सकता है, कोई बुरा नहीं। कला जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि यूकेडी को लेकर जनता में ये रहा है कि ये पहले कांग्रेस के सपोर्ट किया, फिर बीजेपी का सपोर्ट किया, जो ये भ्रांति है, और जो जनता में कहीं ना कहीं यूकेडी ने अपना विश्वास पाया है, उसको रीएस्टेब्लिश करने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या किया जाना चाहिए? सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि बार बार यूकेडी को कलंकित किया जा रहा है, किया गया है जी। 2016 में कितने सारे विधायक कांग्रेस टूट के भाजपा में आए हैं, क्या उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा? उससे पहले भी कई पार्टियां अदला बदली इनकी हुई हैं, कांग्रेस की भाजपा, भाजपा की कांग्रेस भी उधर से आई है। केवल मात्र कुछ विधायक, कुछ एक आध विधायक अगर जो किसी दल में चले गए, या दल में बैठ के उन्होंने राज करना शुरू किया, तो उसमें गलती तो इतनी कोई खास नहीं थी, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के इन लोगों ने पेश कर दिया कि जिससे कि उत्तराखंड क्रांति दल आगे ना बढ़ पाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश रही है उत्तराखंड क्रांति दल की, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ये दोनों पार्टियां दिल्ली में बैठकर राज करना चाहती हैं उत्तराखंड के ऊपर, और नहीं चाहती कि उत्तराखंड का यहां पर कोई भी यहां की पार्टी ऊपर उभर के आए। उत्तराखंड पे उनको सबसे बड़ा भय उत्तराखंड क्रांति दल से था, और यह डर उनको सता रहा है, अभी भी सता रहा है, कि हम दोनों मिलकर आपस में खाली, दोनों भाई हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल को जो है दुश्मन समझती हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल को दुश्मन समझने के लिए बार बार यही आरोप लगा के बैठती है, और लोग समझते हैं कि हाँ ये सही बोल रही है, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी पड़ी है ना। जबकि हकीकत यह है कि अब सोचो ना, 2016 में कितने सारे विधायक मंत्री कांग्रेस से भाजपा में आ गए, भाजपा में मंत्री बैठे हुए, वो तो सब सही हो गया, और केवल मात्र जो है 4 विधायकों में तुम ऊपर नीचे उसी में गेम कर रहे हो, 4 कभी 3, मतलब जो भी एक आध गई हो। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है, और ये सारा गेम रची हुई कहानी, रची हुई गेम, बार बार रिपीटेशन, ये दोनों पार्टियां उत्तराखंड क्रांति दल के लिए करते आ रही है। कला जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उत्तरजन टीवी का, अच्छी बात प्रोग्राम में जो मुझे बुलाया गया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं उत्तरजन टीवी का। नमस्कार। ये थे हमारे साथ प्रख्यात उद्यमी और समाज सेवी
और अब यूकेडी के वरिष्ठ नेता मोहन काला जी। क्षीणवाद में अगली बार हम किसी और हस्ती के साथ में आपके सम्मुख होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।